नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ो किताबों यानी पीके चैनल पर। आज हम क्लास 10 का मैथ्स का मॉडल पेपर 2026 करने जा रहे हैं। ये जो मॉडल पेपर है ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। इसका पहला प्रश्न हम आज कंप्लीट करेंगे और कल हम इसका दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। किस प्रकार आपको पहले प्रश्न के जो 18 पार्ट है उनको आप हैंडल करेंगे, तो शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न जो दे रखा है वो दे रखा है कि निम्न बहुविकल्पीय प्रश्नों 1 से 18 तक के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये पहला प्रश्न है और इसके आपको 1 से लेके 18 तक पार्ट दे रखे हैं, तो उनको एक एक करके हमें हल करना है और प्रत्येक पार्ट है उसका अंक सामने लिखे हुए एक एक नंबर के हैं। तो पहला जो प्रश्न होगा वो 18 नंबर का होगा। 18 पार्ट होंगे, प्रत्येक एक नंबर का होगा, तो 18 नंबर के होंगे। पहला पार्ट क्या, देखो, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। 4 ऑप्शन दे दिया, ए, बे, से और दे। इनमें आपको अपरिमेय संख्या बतानी है। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये तो हमने परिभाषा में पढ़ा था। और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी जो हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है वो होती है परिमेय संख्या। और जिस संख्या को इस रूप में नहीं लिख सकते वो होती है अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्याओं के कुछ एग्जांपल्स है जो मैं आपको बता देता हूं। देखो, जिस संख्या का रूट नहीं होता है, अनरूट का पूरा पूरा मान नहीं होता है, जैसे 1 का रूट होता है 1 होता है, ये परिमेय संख्या है। 2 का रूट नहीं होता है, ये अपरिमेय संख्या है। 3 का रूट नहीं होता है, ये अपरिमेय संख्या है। 4 का रूट हो जाता है 2 होता है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो जैसे इसमें 4 दे भी रखा है, 4 परिमेय है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 9 का रूट 3 हो जाएगा, तो ये संख्या बनेगी 2/3, जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी लिखी हुई है इस रूप में, तो ये परिमेय हो गई। -√2 है। देखो, किसी भी संख्या का माइनस और उस पर रूट लगा हुआ था वो एक काल्पनिक संख्या होती है। इसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ोगे, काल्पनिक संख्या है ये, तो ये तो नहीं है। तो बची कौन सी, √2। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार आपको ऑप्शन में दे दे √3, √5, √7, √6, ये जो संख्याएं हैं ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर हो गया ए। ठीक है, अब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखना है, देखो उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखना है मैं ये भी बता देता हूं। देखो, आप क्या लिखेंगे, प्रश्न नंबर 1 उत्तर, और पहला पार्ट है तो पहला पार्ट, उसमें उत्तर है ए, तो ए लिखेंगे और यहां लिख देंगे √2। जो इसमें था वो हमने लिख दिया है। ठीक है, इस प्रकार पहला पार्ट हो गया। मैं आपको साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखना है। यहां मैं जो समझा रहा हूं ये आपको रफली समझा रहा हूं। ठीक है, तो इसका दूसरा पार्ट देखो। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है यदि HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB, दो संख्याएं A और B, उनका HCF यानी महत्तम समापवर्तक जो है वो तो है, और LCM है उसका, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये सूत्र हम जानते हैं, HCF ऑफ AB प्रोडक्ट करेंगे LCM ऑफ AB। दो संख्याओं का HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी LCM और HCF का जो गुणा होता है वो संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। अब A में देखो भाग दे रखा है, गलत है। B में सही दे रखा है, देखो A गुणा B, से गलत है, इसमें प्लस दे रखा है, और दे गलत है, उसमें माइनस दे रखा है, तो ये गलत हो गया। तो इसका उत्तर होगा बे। अब आप इसमें कैसे करोगे, एक लाइन छोड़ के 2 नंबर लिखोगे। 2 नंबर का उत्तर है बे, तो बे लिखा हमने, और उसमें क्या था, उत्तर में A गुणा B, तो ये हो गया दूसरे का उत्तर। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। देखो, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, किसी बहुपद Px के लिए y बराबर Px ग्राफ में Px के शून्य की संख्या है। ग्राफ यदि आपको दे रखा है और आपको शून्यकों की संख्या पूछ ले,
ग्राफ जब दिया गया है और शून्यकों की संख्या पूछ ले, तो जो ग्राफ जो दिया गया है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार काटता है, देखो एक्स एक्सिस को जितनी बार काटता है उतने उसके शून्यंक हो जाएंगे। जैसे देखो ये ग्राफ दे रखा है, इधर से गुजरा, देखो ये लाल कलर में जो मैं पेन चला रहा हूं, ये देखो ये इधर से गुजरा है। अब ये जो ग्राफ है ये अपनी जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये इस एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, तो अपन यहां से चलते तो एक तो यहां काट दिया इसने, एक, ठीक है। उसके बाद में यहां क्या है, यहां ये वाई एक्सिस है, इसको काउंट नहीं करना है, वाई एक्सिस को जहां पर काट रहा है वहां काउंट नहीं करना है। तो एक यहां पर काटता है, दूसरा यहां पर काट रहा है और तीसरा यहां पर काटता है। कितनी जगह काटा, 3 जगह। तो इसके शून्य भी कितने होंगे, 3। 3 कौन सा ऑप्शन में, दे में। देखो ए में 0 दे रखा है, गलत है। बे में 1 दे रखा है, गलत है। से में 2 दे रखा है, गलत है। और दे में दे रखा है 3। ये तो कब है, जब आपको ग्राफ दिया गया है। कई बार ये क्या कर देता है, बहुपद दे देता है। जैसे आपको पूछ लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 के कितने शून्यंक होंगे, आपको y बराबर या px बराबर ये दे दिया या y बराबर ये दे दिया। अब आपको पूछा कि इसके शून्यंक कितने, तो जब बहुपद दे रखा होता है तो आपको क्या करना है, जो चर है हमारा उसकी अधिकतम घात कितनी है। अब यहां पर चर क्या है, x है, x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसमें शून्यंक 2 हो जाते। 3 घात दे रखी होती तो 3 हो जाता, 4 घात दे रखी होती तो 4 शून्य हो जाते। लेकिन जब ग्राफ दे रखा होता है तो ध्यान रखना है, जब ग्राफ दे रखा होता है तो आपको क्या करना है, जितनी जगह ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है उतनी शून्यंक होंगे। तो ये ग्राफ 3 जगह काटता है, 1 2 3, तो इसके शून्यंक हो जाएंगे 3। ये तीसरा प्रश्न है और इसका उत्तर है दे। तो देखो इसमें क्या करेंगे, तीसरा प्रश्न है तो यहां लाइन छोड़ के तीसरा हो जाएगा और यहां उत्तर आ जाएगा दे। और दे में क्या था, 3, तो ये हो गया 3। ये तीसरा प्रश्न हो गया। आगे देखो, तीसरे प्रश्न के बाद में नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है चौथा पार्ट। देखो चौथे पार्ट में क्या कह रहा है, 2 सरल रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक तो ये रेखा का समीकरण ये, दूसरा है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, प्रतिच्छेद करेगी यदि। अब 2 रेखाएं जो दे रखी है इसकी 3 कंडीशन बनती है। देखो 3 कंडीशन बनती है, या तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी, या रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, और तीसरी स्थिति होती है रेखाएं होती है एक दूसरे के संपाती, यानी एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर ही होती है संपाती। जैसे ये रेखा है, दूसरी रेखा भी इसके ऊपर है। तो ये 3 कंडीशन बनती है जब भी हमें कोई 2 रेखाएं दे रखी होती है समतल में। तो 3 कंडीशन है, या तो वो एक दूसरे को काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी, या एक दूसरे के वो समांतर होगी, या एक दूसरे के वो संपाती। संपाती मतलब एक रेखा है दूसरी रेखा उसके ऊपरी होती है, वो होती है संपाती। इनका हम पता कैसे लगाएंगे, इनके जो गुणांक दे रखे हैं एक्स के, एक्स का गुणांक जैसे a1 है, यहाँ a2 है, यहाँ y का गुणांक b1 है, यहाँ y का गुणांक b2 है, ऐसे ही यहाँ कॉन्स्टेंट c1 है, यहाँ c2 है। तो इनका अनुपात निकाल के हम देखेंगे। तो पहली स्थिति क्या बनती है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। एक स्थिति ये। दूसरी स्थिति है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटा c2। तीसरी स्थिति बनती है इसकी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। ये 3 स्थितियां बनती है। इनके जो कोफैक्टर दे रखे हैं इनसे 3 स्थितियां बनती है। याद रखेंगे, ये पहली जो स्थिति है ये है प्रतिच्छेद करेगी रेखाएं। गुणांकों में यदि ये संबंध दे रखा है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, यदि ये संबंध दे रखा है तो रेखाएं समांतर होगी, और ये प्रतिच्छेद दे रखा है, सॉरी ये प्रतिबंध दे रखा है तो रेखाएं संपाती होगी, संपाती। अब प्रश्न में क्या पूछा है, रेखाएं प्रतिच्छेद करने की, रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है तो कौन सी कंडीशन लगेगी। प्रतिच्छेद में देखो a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है b1 बटा b2। इसमें तो बराबर दे रखा है, ये नहीं होगा। इसमें a1 बटा a2 सीधा दे दिया c1 और c2 का, इससे हम कोई पता नहीं लगा सकते हैं कि रेखाएं संपाती होगी कि काटेगी, क्या होगी। तीसरे में देखो, तीसरी कंडीशन सही है, जो मैं पहला बता रहा हूं वही है। देखो सेम है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो इसका उत्तर हो जाएगा से, और ये कंडीशन है ही नहीं हमारे।
तो चौथा जो प्रश्न है उसका उत्तर हो गया से, इसका उत्तर हो गया से। तो चौथे में क्या लिखेंगे, देखो यहां चौथा पार्ट है और इसका उत्तर है से, और स्वयं में जो उत्तर दे रखा है वो दे रखा है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये हो गया चौथा पार्ट इसका। अब पांचवा पार्ट देखते हैं, देखो पांचवा पार्ट क्या दे रखा है, पांचवा पार्ट दे रखा है समांतर श्रेणी दे रखी है आपको 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 में सार्वय अंतर क्या है, इसमें आपको सार्वय अंतर ढूंढना है। तो सार्वय अंतर क्या होता है, अगले पद में से पिछला पद घटा दो, तो अगला पद 5/3 में से 1/3 घटा दो। जब हर समान होता है तो ऊपर वाली संख्या को सीधा घटा दो, 5 में से 1 घटा दो 4 और बटे में आ गया 3। 4/3 कौन से ऑप्शन में, दे में, यही उत्तर हो गया इसका। तो पांचवें का उत्तर हो गया दे और उत्तर है 4/3। पांचवा उत्तर है इसका दे और इसमें दे रखा है 4/3। ये हो गया आपका चौथा पार्ट। ये थोड़ा सा आप हेड राइटिंग में लिखेंगे, अपनी कॉपी जो बोर्ड एग्जाम में दी जाएगी उसमें। पांचवा प्रश्न हो गया। नेक्स्ट छठे प्रश्न पर चलते हैं, देखो छठा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रथम n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र क्या है। ये आपको याद रखना हमेशा n+1/2 होता है। ये समांतर श्रेणी के जो n पदों का योग है वहीं से आया है, देखो इसका उत्तर हो जाएगा ए। एक्चुअल में क्या होता है, देखो जब आप एग्जाम में भूल जाइए तो इस सूत्र को निकालेंगे कैसे, देखो जैसे 1 2 3 4 ये सारी क्या है, प्रथम n धन पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखो ये भी क्या है कि एपी है, प्रथम n धन पूर्णांक संख्या क्या बनाती है, एपी यानी समांतर श्रेणी बनाती है, जिसमें पहला पद a बराबर क्या है, 1 है, सार्वय अंतर d क्या है, 1 है, ठीक है। और कितने पद है, n पद है, तो n पदों का योग क्या होता है, Sn बराबर हम जानते हैं n/2 2a + n-1 × d होता है, ठीक है। अब इसमें मान रख दो n का, तो हमें n का तो मान पता नहीं है, तो n तो झुका तो उन्होंने दो, तो n/2। अब 2 गुणा a, 1 का मान है 1, तो 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस n का मान पता नहीं है तो n-1, और d की जगह कितना है, 1 है, तो इसको गुणा कर देंगे 1 से। हल करेंगे तो क्या आएगा, n/2, ये आ गया 2 प्लस n-1 को 1 से गुणा करेंगे तो n-1 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बच जाएगा, तो क्या आया n+1। यहाँ कोष्ट में क्या बचा, देखो n+1 ही बचा, n बचा हुआ है, और 2 में से 1 घट जाएगा तो 1, और बटे में कितना है 2, तो n+1/2, ये इसका आंसर है। यानी ये आपका जो 5वां चैप्टर है उससे आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, समांतर श्रेणी वाला में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। तो छठा प्रश्न है, उसका उत्तर आया ए, और ए में क्या दे रखा है, ए में दे रखा है n+1/2, ये इसका उत्तर हो गया छठे प्रश्न का, ठीक है। सातवें प्रश्न पर चलते हैं, देखो ये रहा सातवां प्रश्न। आकृति में किस नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। दो त्रिभुज है, वो किस नियम के अनुसार समरूप है, और इनकी कुछ डायमेंशन है वो आपको दे रखी है। देखो इसकी ए बी भुजा 2 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका ये कोण 50 है, इसका ये कोण 50 है, इसकी ये 4 है, ये 6, ये 3 है। तो देखो ये भुजा ए बी जो है, ए बी बराबर है 2, और इसकी है डी ई, ये कितनी है 3। इनका अनुपात निकालूंगा तो 2/3 आएगा। इसकी एसी जो भुजा है, एसी वो कितनी है 4 सेमी, और डी एफ जो है, डी एफ वो कितनी है 6 सेमी। इनका जब मैं अनुपात निकालूंगा तो 4/6, 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार। इनका अनुपात भी कितना आया 2/3, इसका अनुपात भी 2/3। और इन दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है 50 डिग्री है, और यहां भी दोनों कोण भुजाओं के बीच का कोण है 50 डिग्री। तो यहां पर कौन सा नियम लगेगा, भुजा कोण भुजा। हम एक तरफ से चलेंगे। देखो सबसे पहले यहां क्या आई भुजा, तो भुजा के लिए लिखते हैं एस, फिर आया कोण, तो कोण के लिए लिखते हैं ए, फिर वापस क्या आई भुजा, तो भुजा के लिए लिखते हैं एस। तो यहां पर नियम कौन सा लग गया, एस ए एस।
ए में दे रखा है एस एस एस, गलत है। बे में दे रखो एस ए एस नियम, तो बे हो गया उसका, ये गलत है। देखो इसमें 2 एंगल दे रखे हैं, ये गलत हो गया। इसमें 3 एंगल दे रखे हैं, वैसे गलत हो गया। यदि आपको ये पता नहीं हो, इस प्रश्न को हल करने का दूसरा तरीका बताता हूं। यदि आप कंफ्यूज हो जाओ कि इसमें कौन सा नियम लगेगा, तो देख लो, ये जो त्रिभुज दे रखे हैं, एक ही त्रिभुज को देख लो, एक त्रिभुज से आपका उत्तर आ जाएगा। एबीसीडी वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें यही फायदा है आपको। इस त्रिभुज में क्या दे रखा है आपको, 2 भुजाएं दे रखी है, एक कोण दे रखा है। कोण को हमेशा ए से लिखेंगे, भुजा को एस से लिखेंगे। ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड। तो आप ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें वो ऑप्शन देखो जिसमें 2 भुजाएं और 1 एंगल है। अब देखो इसमें देखो 3 ऐसा, इसमें तीनों भुजाएं नहीं दे रखी है, हमें प्रश्न में दे ही नहीं रखी है, तो नियम नहीं लगेगा। से है, से में देखो 2 एंगल दे रखे हैं, एक साइड दे रखी है, नहीं होगा। दे में देखो 3 कोण दे रखे हैं, दे ही नहीं रखे हैं, बचा कौन सा, बे। तो इस तरीके से भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यह आपका हो गया 7वां प्रश्न और इसका उत्तर है बे। 7वां उत्तर है इसका बे। नियम लगेगा इसमें एस ए एस नियम। एस ए एस नियम से ये जो दोनों त्रिभुज है वो समरूप त्रिभुज है। इसके बाद में 8वां प्रश्न देखो। 8वां क्या रहा है, बिंदु 3 4 की एक्स एक्सिस से दूरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि कोई बिंदु दे देगा और आपको पूछेगा कि इस बिंदु की एक्स एक्सिस से दूरी क्या है या वाई एक्सिस से दूरी क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। तरीका जो बता रहा हूं ध्यान रखेंगे। यदि आपको, नोट कर लो इस चीज को, यदि आपको एक्स एक्सिस से दूरी पूछे तो वाई का मान बता दो, और यदि आपको वाई एक्सिस से दूरी पूछे तो एक्स का मान बता दो। इस प्रश्न में हमें किसका मान पूछा है बताओ, एक्स एक्सिस से दूरी पूछी, एक्स एक्सिस से। तो इस बिंदु में वाई का मान क्या है, 4 है, तो इसका उत्तर 4 हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, 4। अब इस प्रश्न में जो इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लो आप कॉपी में, इंपॉर्टेंट क्या है। यदि इस प्रश्न को मैं इस प्रकार लिख दूं तो उत्तर क्या आएगा बताइएगा आप, कि बिंदु, मैं प्रश्न को चेंज कर रहा हूं, बिंदु -3 -4 की एक्स एक्सिस से एक मिनट, एक्स एक्सिस से दूरी है। प्रश्न वही है, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, बिंदु में माइनस लगा दिया है। और ये जो ऑप्शन है उसको मैं ऑप्शन को लिख देता हूं, जैसे ए है, ए में आपको दे दिया 3, बे में आपको दे दिया 4, से में आपको दे दिया -3 और डे में आपको दे दिया -4। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस से दूरी पूछी है, तो सर ने बताया है कि जब एक्स एक्सिस से दूरी पूछे तो वाई वाला मान बता दो, वाई का मान है यहां पर -4, तो उत्तर लगाते हैं डे, जो कि गलत है। इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे, ये उत्तर गलत है। क्यों, क्योंकि हमें यहां पर दूरी पूछी है और दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से दूरी पूछे, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, अच्छे से समझ लो। एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से अगर आपको दूरी पूछे, तो एक्स एक्सिस से पूछे तो वाई का मान बता दो धनात्मक। अगर वो ऋणात्मक दे रखा है, जैसे इस प्रश्न में -4 दे रखा है, लेकिन आपको +4 बताना है, -4 नहीं होगा, दूरी माइनस की नहीं होती है, आपको प्लस वाला बताना है, यानी धनात्मक मान बताना है। जो संख्या दे रखी है उसका धनात्मक मान बताना है। यदि इस प्रश्न में जो मैंने अभी लिखा है, इस प्रश्न में आपको वाई एक्सिस से दूरी पूछे तो आपको कितना लिखना है, -3 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो इसमें तो क्या है कि जो प्रश्न दे रखा है इसमें अपने माइनस प्लस वाला लफड़ा है नहीं, तो इसका सीधा उत्तर आप 4 लिख सकते हैं। लेकिन एग्जाम में ध्यान रखेंगे, यदि एग्जामिनर इस चिन्ह को बदल दे, ये लिख दे, तो यहाँ और ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में मान लो वो -4 दे, तो इसका -4 उत्तर नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे आप विशेष रूप से। ठीक है, तो 8वां प्रश्न जो है, 8वां प्रश्न है, उसका उत्तर होगा बे। और 8वां जो प्रश्न है उसका उत्तर हम लिख देते हैं। 8वां प्रश्न, इसका उत्तर है बे और इसमें 4 आएगा। ठीक है, तो यह 8वां प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद में देखो 9वां प्रश्न।
9वां प्रश्न क्या है, दिए गए समकोण त्रिभुज में एबीसी में कोस सी का मान बताना है। ये जो त्रिभुज दे रखा है उसमें कोस सी का मान पूछा है। कोस सी है, कोस सी एंगल ये है। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता नहीं है तो नोट कर लो। 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। और मुख्य कोण हमें दे दिया सी, तो मुख्य कोण के सामने की जो भुजा होती है वो होती है लंब। तो ये लंब होगी। और तीसरी जो बच गई वो हमारी आधार होती है। ये आधार होगी, ये लंब होगी, ये कर्ण होगी। प्रश्न में अगर कोस बी देता है, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। यदि कोस बी तो मुख्य कोण ये होता और इसके सामने की ये जो भुजा होती 3 वाली ये लंब हो जाती। ये क्या हो जाती? लंब हो जाती। लेकिन अपने को प्रश्न में कोस सी दे रखा है तो कोस सी के अकॉर्डिंग हम हल करेंगे। कोस सी, तो कोस का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। ये जो जितना भी मैं कर रहा हूं वो रफ में कर रहा हूं, आपको रफ काम में करना है, आपको पेपर में नहीं करना है। जो रफ कार्य है उसमें करना है। ये कोस सी आधार बटा कर्ण। अब सी के लिए आधार क्या है? एसी है। एसी कितना है? 3 बटा कर्ण कितना है? 5। तो कोस सी का मान कितना आएगा? 3/5। कौन से ऑप्शन में? 3/5 ए में। तो इसका उत्तर हो गया 9वां जो प्रश्न है इसका उत्तर हो गया ए, और इसमें आया 3/5। ये आपका 9वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। पहले प्रश्न का 9वां पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पर। 10वां प्रश्न इंपॉर्टेंट। 10वां क्या है? धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी सीधी खड़ी है। धरती पर कोई मीनार है, हमने ये मान लिया मीनार खड़ी है। ये एबी में हमने मीनार मान ली। ये धरती पर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार का जो पाद बिंदु है, आधार है, यहां से 15 मीटर दूर, यहां से 15 मीटर दूर कोई बिंदु है सी, ये 15 मीटर है। और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अगर मैं इस बिंदु सी से मीनार का शीर्ष देखता हूं, एक की तरफ देखता हूं, तो ये जो कोण बनता है उन्नयन कोण, ये 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई क्या है? मीनार की ऊंचाई बतानी, यानी ए बी कितना है। अब देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि यहां पर सर कौन सी संक्रिया लगाएंगे, साइन लगेगा कि कोस लगेगा या फिर टेन लगेगा, यहां कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज दूर करने के लिए ट्रिक बताता हूं। आपको क्या करना है, एक तो भुजा आपको दे रखी होगी और एक भुजा आपको वो पूछेगा। जैसे ये जो चित्र बनाया मैंने, इसमें बी सी आपको दे रखी है, ए बी ज्ञात करनी है। ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसमें मुख्य कोण क्या है? ये है 60 डिग्री का, और इसके सामने की ये भुजा है, तो ये तो होगी लंब। मुख्य कोण से आप डिसाइड करेंगे कौन सी लंब है कौन सी आधार है। 90 डिग्री के सामने की भुजा ये होगी कर्ण, और तीसरी बच गई वो क्या होगी? आधार। तो इसके अकॉर्डिंग में देखूं तो मुझे आधार दे रखा है और लंब ज्ञात करना है। आधार दे रखा है, लंब ज्ञात करना है। अब आप वो संक्रिया सोचो जिसमें आधार और लंब आता है। तो आपके दिमाग में आया कि जो टेन होता है वो होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। अब कई बार क्या होता है, बच्चे पासबुक देखते हैं तो वहां पर कोट दे रखा है, तो कोट कर लो। कोट में भी क्या है? आधार बटा लंब है। तो दोनों ही संक्रियाओं में, चाहे कोट ले लो चाहे टेन ले लो, दोनों में देखो क्या है? आधार और लंब है। तो आपको संक्रिया कौन सी लेनी है जिसमें आधार और लंब हो। प्रश्न छोटा है, मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में काम आएगी। तो आपको क्या करना है? ए बी ज्ञात करना है। तो इसमें आप टेन संक्रिया लगा दो। टेन 60 डिग्री। अब इसमें पूरा नहीं लिखना है, टेन थीटा बराबर सूत्र लिखोगे, ये रफ लिया। आपको तो टिक लगाना है इसमें। एबीसीडी कौन सा आएगा, आप कौन से तरीके से करते हो, कितना शॉर्ट करते हो, किस नियम से करते हो, एग्जामिनर को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो चीजें एबीसीडी वाले प्रश्न है उनको आप ज्यादा टाइम नहीं लोगे, और रफ कार में थोड़ा सा इसको कुछ स्टेप में गाइड करके करोगे। तो टेन 60 बराबर, टेन का सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब कितना है? ए बी ज्ञात करना है। ए बी बटा आधार कितना है? 15 दे रखा है। अब टेन 60 का मान कितना होता है? √3। ये टेबल मैंने एक वीडियो में बता रखी है, टेबल कैसे ज्ञात करोगे और कैसे इसको याद करना, आप वीडियो उसको है वो उसको देख लेना, ठीक है। तो टेन 60 डिग्री बराबर √3 बराबर ए बी बटा 15। ये 15 ए बी के बटा में उधर गुणा में चल जाएगा, तो ए बी बराबर आ जाएगा 15 √3। 15 √3। अब
यहाँ देखो 15 मीटर दे रखा है, तो ये जो दूरी आएगी वो भी मीटर में आएगी। अब 15√3 कौन से में, 15√3 बे में, तो 10वां जो पार्ट है इसका उत्तर हो गया बे, 15√3। तो यहाँ लिख देंगे 10वां, उत्तर है बे, और उत्तर आया कितना, 15√3 मीटर। ये 10वें का आंसर हो गया। नेक्स्ट 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया। वर्त पर स्थित एक बिंदु से, यहां थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, वर्त पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्शरेखाओं की संख्या 1 होती है। कोई भी वर्त है उसके एक बिंदु से एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। यदि आता वर्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, ये एक बिंदु नहीं आता और सीधा पूछता कि वर्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, तो उत्तर होता है इसका अनंत। लेकिन यहां पर एक बिंदु से एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, इसका उत्तर आएगा ए। तो 11वां प्रश्न है, इसका उत्तर है ए, और ए में क्या दे रखा है, 1। तो ये 11वां प्रश्न कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, देखो 12वां क्या है। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु P पर स्पर्शरेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई कितनी है। पहले इसका चित्र बनाना आना चाहिए। देखो चित्र बनाते हैं। हमने मान लिया ये कोई वर्त है, इसका केंद्र ये O है, ठीक है। इस वर्त के बिंदु P पर, यानी वर्त पर कोई बिंदु P है, ये P बिंदु हो गया। यहां पर कोई स्पर्शरेखा PQ, बाहर कोई Q बिंदु है, और इस Q बिंदु से यहां स्पर्शरेखा PQ है। और ये कह रहा है कि OQ, O से लेके और Q तक की ये जो दूरी है, ये कितनी दे रखी है, 12 सेमी दे रखी है। इसकी त्रिज्या है, अब OP जो है वो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, वो कितनी दे रखी है, 5। तो यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा। परिमेय एक यह कहती है कि जो स्पर्शरेखा होती है उस पर त्रिज्या हमेशा लंब होती है, यानी ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये एक आप परिमेय 10वां जो अध्याय है उसमें याद करो आप, परिमेय क्या होती है कि स्पर्शरेखा, कोई भी वर्त की स्पर्शरेखा है, कोई भी वर्त की स्पर्शरेखा है, और उस स्पर्शरेखा से मैं यदि केंद्र से कोई त्रिज्या होती है, वो इस पर क्या होती है, लंब होती है। ये दो परिमेय है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो ये याद रखेंगे, ये 90 डिग्री का कोण। अब जिस बच्चे को पता है कि ये 90 डिग्री कोण है वो तो कर लेगा, बाकी बैठा रहेगा। तो देखो ये 90 डिग्री कोण हो गया, तो ये कर्ण होगी, यानी कर्ण 12 दे रखी है, एक भुजा 5 होगी, तो ये भुजा कितनी होगी, तो तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, यानी PQ ज्ञात करना है। तो PQ क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर 12 का स्क्वायर माइनस PQ, सॉरी OP 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिख देता हूं मैं एक बार, 1 मिनट, 5 का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, √ हो जाएगा। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, माइनस 5 का स्क्वायर 25, और इसका हो जाएगा √ 144 में से 25 घटाओगे कितना बच गया, 14 में से 5 जाएगा, यानी 119, सॉरी 119 बच जाएगा ये। तो ये हो जाएगा √ में 119 सेमी। कौन से ऑप्शन में, दे में, तो इसका उत्तर हो जाएगा दे। ये हो गया आपका 12वां प्रश्न। तो 12वें प्रश्न को कैसे लिखोगे, 12 नंबर, उत्तर है दे, और कितना आया, 119 सेमी। तो 12वें का उत्तर हो गया 119 सेमी। 13वां प्रश्न देखो, 13वां प्रश्न क्या है, कोण थीटा वाले वर्त के तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। मैंने आपको एक शॉर्ट बना के दिया था कि तिर्यक खंड का क्षेत्रफल दो प्रकार से पूछते हैं, एक तो तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, और एक पूछता है चाप की लंबाई। अब चाप क्या होता है, त्रिज्या का, परिधि का भाग होता है। चाप क्या होता है, परिधि का भाग। जैसे मान लो ये वर्त है और आपको पूछते चाप यहां से लेके यहां तक ये दूरी कितनी है, तो ये परिधि का ही भाग है। तो मैंने आपको तरीका बताया था, जब क्षेत्रफल पूछे तो वर्त का क्षेत्रफल जो होता है πr², इसको θ/360 से गुणा कर दो, θ/360 से। और जब चाप की लंबाई पूछे तो चाप क्या है, परिधि का भाग, परिधि 2πr होती है, तो इसको θ/360 से गुणा कर दो। ए में क्या देखा, θ/360 2πr, ये किसका है, चाप का सूत्र है। हमें क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का सूत्र कौन सा है, देखो πr² और इसको गुणा कर दिया θ/360, इसका उत्तर हो गया बे।
तो 13वां प्रश्न है, 13वां पार्ट है, उसका उत्तर हो गया बे। और बे में दे रखा है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये सूत्रों वाला जो भाग है उसमें से आपको एक प्रश्न पूछ लिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखो 14वां नंबर। एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। यहां ध्यान देंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है और गोला है आधा। गोले से संबंधित 3 सूत्र बता रहा हूं। देखो, संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो ये बनेगा। दूसरा है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और 3 नंबर है, ये इन तीनों को अलग से नोट कर लो आप। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीनों में कंफ्यूज नहीं होना, एक जगह लिख लो ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। एक जगह लिख लो इनको तीनों को ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले, पूरे गोले का, अर्धगोला शब्द नहीं आया इसमें, तो पूरे का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यानी वर्त का जो क्षेत्रफल होता है उसको 4 से मल्टीपल करेंगे तो पूरे गोले का क्षेत्रफल आता है। यहां देखो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, इस शब्द पर ध्यान देंगे, वक्र वाला भाग, तो इसका सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और यदि अर्धगोले का पूरा पूछ ले, संपूर्ण पूरे अर्धगोले का, ये तो अर्धगोला जो होता है, अर्धगोला इसी प्रकार का तो होता है, इस प्रकार का, तो ये जो मुड़ा हुआ भाग है इसको बोलते हैं वक्र भाग। तो वक्र का पूछे तो 2 पाई आर स्क्वायर, और पूरे का पूछ ले, जब पूरे का पूछेगा तो इसमें ये भी शामिल हो जाएगा, ये जो नीचे दे रखा है वर्त, ये भी शामिल हो जाएगा, और वर्त का होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर तो ये हो गया, और एक इसका खुद का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तीनों पर जो सूत्र है अलग अलग लिख लो, नोट कर लो, कोई सा भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। शब्द पर ध्यान देंगे, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पूछे तो 2, और अर्धगोले का पूरा पूछे तो 3। ठीक है, तो हमें पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, अर्धगोले का, ये तीसरा वाला, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बे, इसका उत्तर हो गया। तो ये हो गया अपना 14वां उत्तर आया इसका बे। तो यहां लिखेंगे बे, और बे में कितना है 3 पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र आप अलग से नोट कर लेंगे, बहुत काम आएंगे एग्जाम में। 2% आगे देखो सूत्रों से, इससे पहले वाला भी सूत्र से रिलेटेड है, ये भी सूत्रों से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न पढ़ो, क्या कह रहा है। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 27 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है, तब घनाभ का आयतन कितना होगा। देखो, ये कह रहा है आपको 2 क्यूब दे रखे हैं, यानी घन दे रखे हैं, और प्रत्येक का आपको आयतन दे दिया, प्रत्येक का आपको आयतन दे दिया। ये 2 आपको घन दे रखे हैं, प्रत्येक का आयतन कितना है 27 है। अब इन दोनों को चिपका देंगे, हम दोनों को आपस में चिपकाएंगे तो क्या बनेगा, एक घनाभ बनेगा, एक घनाभ बनेगा। और इस घनाभ का हमें क्या पूछा है, आयतन पूछा है, तो दोनों का आयतन जुड़ जाएगा, 27 इसका कितना हो जाएगा 54 सेमी क्यूब हो गया। बस एकदम से आसान है। लेकिन क्षेत्रफल में मत कर देना, आपको कह दें कि भाई 2 घन दे रखे हैं, इसका क्षेत्रफल इतना है, इसका क्षेत्रफल इतना है, तो दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो जो ये घनाभ बना है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तब आपको ये नहीं करना है। जैसे मान लो आपको दे दिया कि इसका क्षेत्रफल है, वो दे दिया मान लो 16, इसका भी 16, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक घनाभ बनेगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल को ऐड नहीं करना, ध्यान रखना, क्षेत्रफल कभी भी ऐड नहीं होता, लेकिन आयतन सेम रहता है तो आयतन ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आप 32 क्षेत्रफल नहीं बता सकते, 16 32 क्षेत्रफल नहीं बता सकते, इसमें आयतन है तो आयतन सीधा जुड़ जाता है। और इसका 15 का उत्तर हो गया ए, और 54 सेंटीमीटर हो गया। 15 का उत्तर कितना हो गया ए, और ए में हो गया 54 सेमी क्यूब। आयतन है तो क्यूब लगेगा, और क्षेत्रफल होता तो स्क्वायर लग जाता। नेक्स्ट चलते हैं, देखो 16वां प्रश्न। कक्षा 10 में गणित परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक है, ये 10 विद्यार्थियों ने ये अलग अलग अंक प्राप्त किए, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होता है, जो अंक सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक है। इसमें 10 है, देखो अब 10 कितनी बार आया इसमें,
1 2, 10 आया 2 बार। उसके बाद में आता है 8, 8 कितनी बार आया इसमें, एक बार आया है, 8 एक बार आ गया। 9 कितनी बार आया है, यहाँ से शुरू करो, 9 1 2 3 4, 4 बार आ गया 9। 9 के बाद में 10 हमने नोट कर लिया, 9 नोट कर लिया, 7, 7 नंबर कितने बच्चों के आए, एक बच्चे के 7 आए। फिर आया 4, 4 कितने बच्चों को मिले, एक बच्चे को। 6 कितने को, एक को। अब इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया, 9। तो बहुलक वही होता है जो बहुत अधिक बार आता है, और बहुत अधिक बार कौन आया है, 9 आया, सॉरी बे नहीं है, इसका उत्तर होगा ए। 9 सबसे ज्यादा बार आया तो 9 ही इसका उत्तर हो जाएगा। तो जो 16% है उसका उत्तर हो गया ए। 16 का उत्तर हो गया ए, और ए में कितना है, 9। तो ये हो गया 16%। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। 17 क्या है, माध्य जिसको लिखा है x बार से, माध्यक जिसको लिखा है m से, और बहुलक जिसको लिखा है z से संबंध क्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुलक बराबर क्या होता है, ट्रिक भी बताऊंगा याद करने का। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेंगे। अब इसको बहुलक को इसमें किससे लिखा है, जेड से, तो हम बहुलक की जगह जेड लिख देंगे, बराबर 3 माध्य को लिखा है इसने m से, तो 3m हो गया, माइनस 2 माध्य को लिखा है x बार। ये कौन से में दे रखा है, देखो इसमें नहीं है 3, ये नहीं है, ये भी नहीं है, देखो इसमें दे रखा है, इसमें उल्टा दे रखा है, यानी ये समीकरण ने इसको एक्सचेंज कर दिया है, यानी 3m माइनस 2x बार बराबर z दे रखा है। समीकरण को चेंज कर दिया, इस समीकरण को, यानी x बराबर 5 है तो 5 बराबर x, एक ही बात है, समीकरण को चेंज किया हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा बे। अब इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूं, देखो ट्रिक बता रहा हूं। बहुलक यानी जो बहुत होता है वो अकेला होता है, बहुत ज्यादा होता है वो अकेला ही हो जाता है। और ये 3 माध्यक, अब 3 माध्यक, माध्यक जो है इसमें 3 लेटर आ रहे थे, 1 2 3, तो 3 माइनस माध्य में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो इसको 2 से मल्टीपल करें। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। इसका उत्तर हो गया बे, इसका उत्तर हो गया बे। तो 17वां जो है, 17वां जो पार्ट है इसका उत्तर हो गया बे। और बे में क्या था, 3m माइनस 2x बार बराबर z, यानी 3 माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक होता है। ये हो गया 17वां प्रश्न। 18वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से ए की प्रायिकता पी ए के लिए सत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन जिस प्रकार से देख रहे हैं, देखो कोई भी घटना है ए, उसके घटने की प्रायिकता और उसके नहीं घटने की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। और ये जिस ऑप्शन में वही सत्य है। देखो इसमें माइनस है, गलत है, इसमें 1 जोड़ के बराबर 0 कर दिया, गलत है, इसमें गुणा हो रहा है, गलत है, इसका उत्तर हो जाएगा ए। तो जो 18वां प्रश्न है, 18वां जो है, 18वां पार्ट है, इसका उत्तर है आपका ए। ए उत्तर हो गया। और वो ए में कितना दे रखा है, ए में दे रखा है पी ए, यानी ए के घटना घटने की प्रायिकता और पी ए बार ए के नहीं घटने की प्रायिकता, दोनों का योग सदैव 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। अब देखो 18 पार्ट हो गए, पहले प्रश्न के 18 पार्ट हो गए। कल हम दूसरा पार्ट करेंगे, और इस पार्ट में, पहले प्रश्न के 18 पार्ट में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएंगे। और थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्जाम में किस प्रकार आपको हल करना है। देखो पहला प्रश्न लिखना है और इसके 8 जो ऑप्शन है उनको इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।